हम बहुत ही एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आजकल आप लोगों ने खबरों में भी सुना, अखबारों में भी आना शुरू हो चुका है कि हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। यूजुअली कहा जाता है कि ये 1958 में डेनमार्क में एक तजर्बागाह में रखे हुए बंदरों के ऊपर ये बीमारी वहाँ से शुरू हुई। फिर कहा गया कि अफ्रीकी चूहों को मंकी पॉक्स के फैलाव का असल गढ़ बताया गया, लेकिन अभी तक साइंटिस्ट इस बात को नहीं जान सके कि असल वजह क्या है, बहुत सारी क्या क्या अलामात होती हैं और ये होता क्या है। इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। और अगर आज जनरिक कुछ खबरों की भी बात करें तो कराची में भी 3 केसेस रिपोर्ट किए गए और अभी उसकी टेस्टिंग हो रही है। अभी यकीन नहीं है कि उस पर की जो अलामतें हैं ये मंकी पॉक्स है कि नहीं। इसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में भी कुछ केसेस सामने आए। आज इस अहम टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर मोहम्मद उवैस खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उवैस। वालेकुम सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो हेल्थ फॉर एवरीवन। नाइस टू बी हियर। डॉक्टर साहब, वैसे तो आज हमारा मेन टॉपिक मंकी पॉक्स है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप हमारे सामीन को इस बात से आगाह कर सकें आसान लफ्जों में कि ये वायरस क्या होता है और किस तरह ये हमारे ऊपर हमला करता है और हमें पता ही नहीं चलता। देखें, डिफरेंट तरह के जरासीम होते हैं जो कि इंसानी जिस्म को मुतासर कर सकते हैं। उसमें बैक्टीरियाज हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। जैसे हम जानते हैं माजी में भी कई तरह के वायरसेस से हमारा एक्सपोजर होता है। क्योंकि हम मंकी पॉक्स वायरस की बात कर रहे हैं तो मैं वायरस को थोड़ा सा एनलाइटन करूंगा। तो हमारे पास डेंगू वायरस है, हम जिसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है। कोविड है, हेपेटाइटिस बी सी वायरल इलनेसेस है, मीजल्स है, मम्स है। तो फिर रिसेंटली कोविड आया, जैसे आपने कहा। एक वेरी इंपॉर्टेंट वायरस चिकन पॉक्स, जो कि मंकी पॉक्स से मिलता जुलता है अपनी साख्त और शक्ल के हवाले से। ये वायरस से मिलता जुलता है। तो ये वायरसेस जो होते हैं ये एक खास तरह के जरासीम होते हैं, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे। और ये यूजुअली हवा के जरिए, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के जरिए ट्रांसफर करते हैं, मगर इनके डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी हो सकते हैं। जैसे डेंगू के हमारे बारे में हम जानते हैं कि उसके लिए मच्छर का होना जरूरी है, या हेपेटाइटिस बी सी के बारे में है कि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जाता है। तो डिफरेंट वायरस के डिफरेंट मोड्स होते हैं ट्रांसमिशन। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम अब मंकी पॉक्स के बारे में बात करना चाहें तो मंकी पॉक्स क्या है और ये वायरस एकदम से कहाँ से सुनने में आ गया? वैसे तो हम सुनते थे चिकन पॉक्स, मीजल्स, इस किस्म के वायरसेस तो हमने सुने। ये मंकी पॉक्स क्या चीज़ है और कैसे ओरिजिनेट हुआ? एक बिल्कुल ओरिजिनेट वाली बात है वो तो आपने शुरू में खुद ही बता दी थी, मगर मैं कंटिन्यू करूंगा उसे कि 1958 में बेसिकली ये रिपोर्ट हुआ था। मंकी जो कुछ लेबोरेटरीज में मौजूद थे डेनमार्क में, वहां पर उनके कुछ ग्रुप्स के अंदर ये मंकी पॉक्स रिपोर्ट हुआ। ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस वो होता है जो कि जानवरों से एक्वायर होता है। तो ये बेसिकली गिलहरियों में, चूहों में और जो अफ्रीका में ये जानवर पाए जाते थे, बेसिकली वहां पर इनके अंदर ये रिपोर्ट होता था। और पहली बार ये मंकीज में आया, वहां पर रिपोर्ट हुआ। और 1970 में पहला केस ह्यूमन में रिपोर्ट हुआ इसका। सही। तो इस वायरस की रिपोर्टिंग के बाद इसके टेस्टिंग हुए और उसमें कंफर्मेशन हुई। इसकी जो साख्त है और जो शक्ल, जब जो क्लिनिकल फीचर्स होती है, चिकन पॉक्स से बहुत मिलते जुलते हैं, जिसमें हम आगे थोड़ा सा इसमें डिटेल पे बात भी करूंगा। इसकी रिपोर्टिंग के बाद इसके केसेस वेस्ट अफ्रीका और सेंट्रल अफ्रीका में ऑन एंड ऑफ रिपोर्ट होते रहते थे। मगर लास्ट ईयर 2022 में WHO ने जब इसको रिपोर्ट किया, उस वक्त एक सर्ज आया इसके इन्फेक्शन के, और स्पेसिफिकली इंग्लैंड के, यूनाइटेड किंगडम के और यूएई के एरियाज के अंदर आया। और इसका कोई रीजन नहीं समझ में आया कि ट्रांसफर कैसे हो रहा है। इसका क्लियर समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका की तो बॉर्न डिजीज है, वहाँ के लोग इससे यूज टू हैं, जैसे हमारे पास बहुत सारी इलनेसेस हैं। तो जब वो वहां पर गया है और फिर तो वहां की ट्रेवल हिस्ट्री थी शायद वो नाइजीरिया से। डेफिनेटली इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। एंड ऑब्वियसली ट्रैवलिंग अ विद मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। कोविड के अंदर भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन था, डेफिनेटली। तो उस वक्त एक अलार्म रेज किया WHO ने, और फिर उसके बाद उस अलार्म की बेसिस के ऊपर सारी कंट्रीज जो है वो अलर्ट थी। हमारे पास अब ये पहला केस रिपोर्ट हुआ है। तो डॉक्टर वैस, मंकी पॉक्स में क्या होता है? अच्छा, वजूहात क्या हो सकती हैं और ये किस तरह पता चलता है? कैसी अलामतें एकदम से सामने आती हैं? अच्छा, सबसे पहले मैं इसकी ट्रांसमिशन पे बात करूंगा। इसमें होता ये है अंबर कि जब पेशेंट मंकी पॉक्स से अफेक्टेड होता है तो वो हमारे पास फीवर, फ्लू, कफ, जो कि टिपिकल वायरस सिम्टम्स होते हैं, जिस्म में दर्द, इन अलामतों के साथ प्रेजेंट करेगा। उसके बाद
1 से तीसरे दिन के ड्यूरेशन के अंदर इसको रैशेज अपीयर होना शुरू होते हैं। ये जो रैशेज अपीयर होते हैं ये यूजुअली स्टार्ट फेस से होते हैं और उसके बाद ये पूरी बॉडी पे फैल जाते हैं, जिसमें पेट है, टांगे हैं, हाथ की सरफेसेज हैं। ऐसे इस इन्फेक्टेड फेट से के अंदर पेशेंट जो है वो ये वायरस ट्रांसमिट कर सकता है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब ये पेशेंट एक्वायर करता है, एक पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसके अंदर वायरस बॉडी के अंदर रेप्लिकेट कर रहा होता है, यानी बॉडी में मौजूद होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है, मगर अपनी अलामतें जाहिर नहीं कर रहा होता, तो उसमें भी पेशेंट इन्फेक्टेड होता है। वो फेज वायरस का अगर किसी ने एक्वायर कर लिया है वायरस, तो वो 5 से 21 दिन तक का हो सकता है, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। अच्छा, अब जो शुरू में अलामतें नहीं आती उसमें भी दूसरे को लग सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वायरस बॉडी में तो आ गया है और वो डिफरेंट जगहों पे मौजूद होगा। और जैसे मैंने कहा, इस वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन है सांस के जरिए, छींकने के जरिए, खांसी के जरिए। और अगर किसी तरह से जो इसमें रैशेज निकलते हैं, जो दाने निकलते हैं, जो ऑलमोस्ट साख में चिकन पॉक्स से मिलते जुलते होते हैं, अगर उनकी सिक्रीशन से टच में आ जाए या कोई वो सिक्रीशन किसी सतह पे लग जाए, जैसे टेबल पे, कुर्सी पे, ग्लास पे, डोर नॉब पे, और उसको कोई और शख्स एक खास मुद्दत के अंदर उसको टच भी कर ले आधे एक घंटे के अंदर, तो वो इस वायरस को एक्वायर कर सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, ये तो हम सारी वही बातें कर रहे हैं जो हम कोविड-19 के इन्फेक्शन में कर रहे थे कि ये इस तरह वायरस ट्रांसफर होता है, इसको हाथ लगाने से, छींक से, एक बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें कुछ उसमें अलामतें सेम लग रही है, लेकिन सिर्फ ये है कि रैशेज आता है। जी बिल्कुल। जैसे आपने खुद कहा अंबर, कोविड जो है वो बेसिकली रेस्पिरेटरी डिजीज ज्यादा देता है, सांस की बीमारियां ज्यादा देता है, मगर मंकी पॉक्स जो है वो स्किन मैनिफेस्टेशंस देता है। तो इसकी मैनिफेस्टेशन स्किन की उसमें आती हैं, मगर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हाँ ये भी सांस की इन्वॉल्वमेंट कर सकता है, मल्टी सिस्टम डिजीज हो सकती है, बहुत सीवियर तरीके से मैनिफेस्ट कर सकता है। तो जब हम मंकी पॉक्स की बात करते हैं तो इसमें क्या वही टाइम पीरियड, जैसे आपने कहा कि ये तमाम सिम्टम्स आ गए, तो इसमें क्या करना होता है? क्या एहतियाती तदाबीर फौरन से पेशेंट और घर वालों को लेने की जरूरत होती है? अंबर, एक दफ़ा अगर सिम्टम्स अपीयर हो जाएं, जैसे रैशेज अपीयर हो जाएं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर को जो है वो अप्रोच करना है। जिस भी फिजिशियन को आप फॉलो करते हैं, मुस्तनद फिजिशियन को, उसके पास आपने फॉलो करना है। अगर वो सस्पेक्ट करेगा तो ये एक रिपोर्टेबल डिजीज है, इसको रिपोर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, इसकी जो प्रिकॉशन हैं, जो एहतियातें हैं, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, कुछ कोविड से मिलती जुलती ही हैं, मगर कुछ एडिशनल भी हैं इसके अंदर। ख़ास तौर पे जो हमारी आवाम को इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने शुरू में भी कहा कि चिकन पॉक्स ये बहुत मिलता जुलता है। तो चिकन पॉक्स के अंदर भी हमें हम जो खुद घर में एहतियातें करते हैं, थोड़ी बहुत जो कुछ लोग कर रहे भी होते हैं, वो ये कि उन बच्चों को या उन अफेक्टेड लोगों को हम अलग कर देते हैं, मगर उससे जितने भी लोग जो है टच कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन सबको उसूलन आइसोलेट हो जाना चाहिए इनके अंदर। ये वायरस सांस के जरिए, छींक के जरिए, खांसी के जरिए, और मैंने आपको बताया कि जो इसमें रैशेज होते हैं उसमें भरे हुए पानी के जरिए ये ट्रांसमिट हो सकता है। तो अगर ये ट्रांसमिट इसके ये मोड्स हैं, नज़र नहीं आता है वायरस, ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर मुतासरा शख्स को और दीगर लोगों को इसमें जो है वो एहतियाती करनी चाहिए। एक तो अपने उसको बिल्कुल आइसोलेट कर देना चाहिए मुतासरा शख्स को, उसके खाने पीने की चीज़ें, उसका वॉशरूम, उसका बेडरूम, सब चीज़ें, उसकी जो यूज़ में आने वाली बेडशीट्स हैं वो सब उसकी अलग हो जाएं, उसकी अलग वॉशिंग हो, उसकी अलग सारी मैनेजमेंट हो, और बाकी घर के लोग उससे कांटेक्ट में ना हैं। स्पेसिफिकली बहुत ख़ास तौर पे घर के वो लोग जो कि क़ुव्वत मुदाफ़अत जिनकी कम है, घर के बूढ़े अफराद या बहुत बच्चे, ये इनसे दूर रहें। प्रेग्नेंट ख़वातीन इनसे दूर रहें। ये इनके एहतियाती होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें कोई इंक्यूबेशन पीरियड भी होता है कि आपने इतने अरसे तक आपने लोगों से नहीं मिलना, कितना टाइम पीरियड में ये ठीक हो जाता है? जैसे मैंने शुरू में कहा, इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जिसमें कोई सिम्टम्स जाहिर नहीं होते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड में पेशेंट इन्फेक्शन स्प्रेड जरूर कर रहा होता है, मगर सिम्टम्स नहीं आ रहा। आइसोलेशन पीरियड? हाँ, तो अब हम अगर आइसोलेशन पीरियड की बात करें, तो आइसोलेशन पीरियड जो है वो जब तक दाने खुश्क होके झड़ ना जाए, आखिरी दाना जिसम तक, तब तक पेशेंट को बिल्कुल आइसोलेटेड रहना है। इसका दौरानिया जो है वो 2 से 4 हफ्ते के दरमियान में होता है। तो बिल्कुल, तो जब भी ऐसा हो कि जिस्म के दाने खुश्क हो जाएं, बिल्कुल झड़ जाएं, यही सेम प्रिकॉशन हम चिकन पॉक्स में भी ले रहे होते हैं। तो उसके बाद जो है वो पेशेंट अपनी नॉर्मल रूटीन को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है। तो इसमें इसी तरह ही मतलब बुखार वगैरह ये तमाम चीजें हो सकती हैं, सांस का फूलना और ये तमाम चीजें आ सकती हैं। सांस का फूलना मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ इसकी अलामतों को। सबसे पहले बुखार आएगा, ठीक है, उसके साथ वायरस वाली अलामतें जैसे फीवर हो गया, फ्लू हो गया, कफ हो गया, ये जरूरी नहीं है मगर ये आ सकती हैं। जिस्म में शदीद दर्द हो सकता है। इसकी एक इम्पॉर्टेंट अलामत होती है जो मैं तवज्जो दिलवाना चाहूँगा कि इसमें गर्दन
या चेहरे के निचले वाले हिस्से में गुठलियाँ नमूदार हो सकती हैं। अच्छा। ये गुठलियाँ अगर इसके साथ नमूदार हो रही हैं और जिस्म पे रैशेज़ भी हैं, तो इसको टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। हम इनको अपनी ज़बान में लिम्फ नोड्स कहते हैं इन गुठलियों बिल्कुल। को। तो ये लिम्फ नोड्स अपीयर हो सकती हैं, फिर साथ-साथ रैशेज़ अपीयर होंगे। रैशेज़ की ख़ास बात ये होती है कि ये फेस से नमूदार होते हैं। फेस से नेक पे इन रीजन के अंदर ये फर्स्ट आएँगे, उसके बाद वहाँ से फैलना शुरू होंगे। हुँ। तो रैशेज़ कहाँ से नमूदार हो रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। गुठलियाँ आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो इसकी ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। ठीक है, एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैम ये जो है मेरे बच्चों को खांसी है, हुँ। जी। आप कहाँ 1 से? महीने हो गए तकरीबन। ठीक है। आप कहाँ तो से बात इसको कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? शब्बीर मुस्तफ़ा कराची से बात। जी, शबीर साहब। अच्छा, आपने कहा आपके बच्चों को खाँसी हो रही है और 1 महीना हो गया। कोई और बात पूछना? एक यही बात पूछनी थी, दवाइयाँ ले लेके थक गए, कोई आराम नहीं आ रहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जी, डॉक्टर साहब थोड़ा-सा हट के सवाल है, अगर आप जवाब देना चाहें। जी, जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए लंबी खाँसी की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसमें से कुछ इन्फेक्शंस पे डिपेंड करती हैं, कुछ जो है वो नॉन इन्फेक्शियस होती हैं। अगर इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ खाँसी बॉदर कर रही है, क्योंकि इन्होंने पूरी हम हिस्ट्री नहीं ले सके, हमारे पास टाइम कम था। अगर बुखार नहीं है, कोई ऐसी अलामतें नहीं, तो इन्फेक्शन कम लगता है। आई थिंक इनको किसी बेहतर इदारे में जाकर दिखाने की ज़रूरत है। बच्चे का सही तरीके से मुआयना होने की, सही तरीके से टेस्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि तशख़ीस हो सके और उस लिहाज से इलाज दिया जा सके। बिल्कुल, हमारा अगला शो दमे की बीमारी के ऊपर है। जी, जी। पल्मोनोलॉजिस्ट हमारे शो में आएँगे। अगर हम इस सवाल को उनसे भी पूछें तो शायद हमें वो बिल्कुल, बता बिल्कुल, ये बहुत सकेंगे अच्छा है। बेहतर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो मंकी पॉक्स है, जिसे हम जब कोविड की बात करते थे तो उसमें एक डेथ रेट भी हमने एक सर्टेन लोगों के अंदर देखा जिनका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मदाफ़त कम था। तो क्या इसके अंदर भी हम ये तमाम चीज़ों को देख सकते हैं मंकी पॉक्स के अंदर? अच्छा, ओवरऑल इसका डेथ रेट बहुत कम है। जब 2022 में डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, उस वक़्त अराउंड 16,000 केसेस की करीब जो है वो केसेस उन्होंने रिपोर्ट किए थे, जो न्यू केसेस थे, जो वर्ल्ड वाइड 75 कंट्रीज़ के अंदर रिपोर्ट हो रहे थे। मगर वो केसेस जो थे, उनमें से सिर्फ़ एक की डेथ हुई है। तो किसी भी वायरल इलनेस के अंदर इस बात की प्रोबेबिलिटी होती है, चांस होता है कि वो सीवियर फॉर्म इख्तियार कर सकती है। मगर येट इसके इस वायरस के अंदर जो सीरियसनेस का एलिमेंट है वो कम है। मगर हमारी अपनी पॉपुलेशन, पाकिस्तान की पॉपुलेशन इससे अभी तक एक्सपोज नहीं हुई है। वी डोंट नो मच अबाउट इट। ठीक है। तो इट्स बेटर टू टेक सेफ्टी मेजर्स। हमें सेफ्टी अपनी करना ज़्यादा पहले बेहतर से है, बिल्कुल। ताकि इससे एक्सपोजर ही ना हो पाए। बिल्कुल। अच्छा, जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो आप इस पे क्या देखते हैं? जैसे हम कोविड में लोगों ने कहा कि जी इसका इलाज सिर्फ घर पे रहना ही है और आपको दर्द हो रही है तो आपको सिर्फ पेन किलर ही खाना है, बुखार चढ़। तो इसमें भी कोई ट्रीटमेंट, स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं? किन अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए डिजीज़ की स्टेजेस होती हैं जिस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। एक यूजुअली इसकी जो डिजीज़ होती है वो मिनिमल होती है, जिसके अंदर आप ज़्यादा बॉदर नहीं करते हैं। इनके रैशेज़ के लिए कोई एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार-बार रिपीट करूँगा, एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे कई फिज़िशियन बिला वजह एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो एंटीबायोटिक्स इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है, उसका एंटीबायोटिक से कोई लेना-देना नहीं है। जहाँ तक इसकी बात बची कि इलाज कैसे होगा, जैसे आपने खुद कहा, कोविड के अंदर हम यूजुअली पेशेंट को घर पर मैनेज करते थे, क्योंकि उनकी अलामतें सिंपल सी होती हैं, बुखार आ गया या खांसी हो गई या उनको डायरिया हो गया, तो उसके लिए उसी के लिहाज से हमने पेनाडोल दे दिया, ओआरएस वगैरह दे दिया। बिल्कुल। सेम इसके अंदर भी होगा, घर पे ही मैनेज किया जाए। मगर अगर पेशेंट को कोई सीरियस अलामतें आ रही हैं, उसका सीरियसनेस हो रहा है, क्योंकि इन्फेक्शन सीवियर भी हो सकता है, तो अगर सीवियर हो रहा है तो डेफिनेटली फिर उसमें एडमिट करना पड़ेगा, उस लिहाज से मैनेज। अच्छा, जो सीवियरनेस है उसकी क्या लिमिट है? मतलब क्या होगा उसमें? क्या अलामत ज़्यादा हो सकती है? देखिए सीवियरनेस के अंदर वॉमिटिंग्स, डायरिया सीवियर हो सकते हैं, पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, डिफरेंट के मुख्तलिफ अज़ा इसके अंदर मुतासर हो सकते हैं, जिसके अंदर लंग्स हो गए, उसके अंदर नमूनिया हो जाता है, वायरल नमूनियाज हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, मायोकार्डाइटिस कहते हैं हम उसके अंदर इनको। वायरस की अपने इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन पे अगर इन्फेक्शन हो जाए, हम एन्सेफेलाइटिस कहते हैं इसको। अगर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से पूरे जिस्म में फैल गया है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, सेप्सिस में जा सकता है पेशेंट। उस सेप्सिस की वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, हार्ट, ब्रेन, किडनीज। तो डिफरेंट इसकी अलामतें होती हैं। मगर अगर रैश के साथ किसी पेशेंट की अलामतें बहुत वर्स हो रही हैं, तो डेफिनेटली आप अपने करीबी हॉस्पिटल में जाइए, इमरजेंसी में इनफैक्ट रिपोर्ट कीजिए, ताकि सही तरह से एडमिट करके सही मैनेज किया जा सके। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी तशखीस के लिए कोई पर्टिकुलर टेस्ट, जैसे हम कोविड में तो डिफरेंट टेस्ट हो रहे थे, जी, इस जी। पे क्या टेस्ट होता है?
इसमें हमारा बेसिकली पीसीआर ही है, जैसे कोविड के अंदर पीसीआर होता है, यूजुअली वायरसेस के अंदर हम पीसीआर रन कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर भी हम पीसीआर रन करते हैं। ये पीसीआर क्योंकि अभी मंकी पॉक्स हमारे पास आ रहा है, तो इसकी डिफरेंट सही सी इस वक्त हमें जो है वो डायरेक्शंस नहीं है कि कहाँ कहाँ किट्स अवेलेबल हैं इसकी, मगर ये पीसीआर की जो प्रोसीजर है ये बहुत फ्रिक्वेंटली रन होता है, तो इट विल जस्ट टेक अ वाइल। जैसे ही अल्लाह ना करे अगर यहाँ पे बीमारी बढ़ती है, फैलती है, तो वी आर वेल इक्विप्ड कि इसके टेस्ट भी रन होना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ टेस्टिंग किट्स एक्वायर करने की जरूरत है। अच्छा, जैसे कोविड-19 में तो कुछ ही अरसे में, बहुत ही मतलब मैं कहूँगी कि बहुत छोटे ही अरसे में ज़ाहिर इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट कर दिया था, तो वैक्सीन फ़ौरन सामने आ चुकी थी। तो क्या इस वक्त पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी कुछ इस पे सोच रही है कि अगर हम WHO से कुछ बातचीत करें कि हम वैक्सीन को लेके आ सकें इसकी? हाँ, अच्छा, इसमें अब मैं आपके एक सवाल पहले रह गया था, उसका भी जवाब दूंगा और इस वाली चीज़ का भी जवाब दूंगा। अच्छा, पहले आपने एक्चुअली मुझे पहले सवाल का जवाब दे दूं, उसमें आपने मुझसे पूछा था कि इसके अंदर कोविड के लिहाज से कोई और मैनेजमेंट भी है, तो मैंने आपको बहुत आम सी स्टेजेस की ट्रीटमेंट बताई थी। कुछ एंटीवायरल्स भी हैं इसकी, मगर वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है मंकी पॉक्स के लिए, तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट अभी अरेंज कर रही होगी और उसके ऊपर काम हो रहा होगा। इन केस अगर नीड होती है तो हम इसको इम्पोर्ट कर डेफिनेटली उनका कोई ना कोई प्लान होगा। अच्छा, जहाँ तक अब इसकी बात आती है वैक्सीन की, मंकी पॉक्स वायरस की शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है स्मॉल पॉक्स वायरस से, और स्मॉल पॉक्स वायरस एक खास अरसे पहले, यानी आज से कोई आप समझिए 40-50 साल पहले, जो वो इरेडिकेट कह दिया गया था कि दुनिया से ख़त्म कर दिया गया था। उस वक्त एक वैक्सीन बनती थी वैक्सीनिया के नाम से। ये वैक्सीन इस पे भी इफेक्टिव है। अब हम उसी वैक्सीन को, यानी जिन लोगों को वो वैक्सीन लगी होगी, अगर स्मॉल पॉक्स के ड्यूरेशन में वो थे और उनको वैक्सीन वो लगी है, तो वो इससे समहाउ और दी अदर वे प्रोटेक्टेड हैं मंकी पॉक्स से। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इस पे काम कर रही होगी, और वो वैक्सीन चौंकियां बंद हो चुकी है और अब वो इंटरनेशनल प्रोड्यूस नहीं होती, मगर पिछले दिनों में जो सर्ज आया इन्फेक्शन का, तो उसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन में दोबारा इंक्रीज आया होगा और हम डेफिनेटली इसको भी एक्वायर करेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर भाई, इसमें एहतियाती तदाबीर आस पास के लोगों को कैसे करनी है? जैसे कोविड में तो हम हर वक्त मास्क पहन के रखते थे, ज़्यादा ऐसी जगहों पे नहीं जाते थे, और घर वाले भी अगर किसी को इन्फेक्ट घर पे हो गया तो इस तरह करते थे, तो क्या इसमें भी हम मतलब यही तमाम चीज़ें फॉलो कर सकते हैं? जी, जैसे मैंने आपसे कहा कि पेशेंट को आइसोलेट करने की ज़रूरत है। घर के दीगर लोगों को, अगर वो पेशेंट के पास जा रहे हैं तो उनको मास्क पहनने की ज़रूरत है। अगर वो उनकी स्किन से किसी तरह से डील कर रहे हैं तो उनको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत है। बेहतर है कि जो भी, अगर कोई हेल्थ केयर वर्कर है या कोई ऐसा बंदा है, डॉक्टर है या नर्स है, तो वो बेहतर है कि फेस शील्ड पहने, चेहरे पे, आंखों पे गॉगल्स लगाए, क्योंकि ये सिक्रीशन के जरिए आंखों या मुंह में भी जा सकती है सिक्रीशन, तो इनकी प्रोटेक्शन की नीड होती है। ये हमारी प्रोटेक्शंस होती हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपसे कहा कि सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए पेशेंट का। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम ट्रैवल की बात करते हैं, जब हम कोविड के दौर में एकदम अगर आप चले जाएं, तो हम ये देखते थे कि लोग शायद अब तक ये एहतियात करते हैं कि जब वो ट्रैवल करके आते हैं तो 3 से 5 दिन तक उस वक्त तो यही होता था कि आप ना किसी से मिलें, कोई सिम्टम है तो हो जाए। तो आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे वायरसेस हैं, हम शायद बहुत सारे वायरसेस अभी तक डायग्नोज भी नहीं हो पाए, तो ये जो ट्रैवल करके आप घर पे आइसोलेट होते हैं, ये क्या आप समझते हैं कि हमें इसको फॉलो करना चाहिए आम हालात में भी? देखिए, वायरसेस डिफरेंट तरह के होते हैं अंबर। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स का तो डिफरेंट ड्यूरेशन हुआ, इसके सिम्टम्स का, इसकी डी आइसोलेशन का, इसका जो क्राइटेरिया मैंने आपको वही बताया कि 2 से 4 हफ्ते तो लग ही जाते हैं जब तक रैशेस ड्राई होते हैं, सब चीज़ें। कोविड के अंदर तो हम 5 दिनों में डी आइसोलेट कर देते हैं, तो कोई डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर कोई सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर ट्रैवल आप करके आए हैं, उसके बाद आपको फीवर स्टार्ट हो रहा है और बॉडी एक्स हो रहे हैं, फ्लू कफ हो रहा है, तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को स्क्रीन कराएं और इन द मीन ड्यूरेशन आप आइसोलेट हो जाएं। अगर कोई सिम्टम्स नहीं है तो आई डोंट थिंक सो कि उसमें कुछ करे जाए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी भी क्या हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड के केसेस आते हैं? जी बिल्कुल, अभी भी आ रहे हैं हमारे पास कोविड के केसेस, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर वैक्सीनेशन हमारे पास सिवियरिटी में कमी है, और यूजुअली जो हम केसेस देख रहे हैं वो ही लोग ज़्यादातर हमारे पास रिपोर्ट हो रहे हैं सीरियसनेस के साथ, जो कि वैक्सीनेटेड नहीं है। तो इसलिए मैं अपनी ऑडियंस को एक मैसेज देना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आपके घर में कोई बूढ़ा, बच्चा या ऐसी कोई पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेट नहीं हुई है, तो अर्लीस्ट बेसिस पे उनको वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि इस डिजीज़ की सिवियरिटी उन लोगों में ज़्यादा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है। ठीक। और इसके बूस्टर्स जैसे हर 6-6 महीने बाद लगते हैं, तो आप लगवाते रहे या अब ऐसी कोई देखिए, रिसर्च हम नहीं है इसमें? नहीं, अच्छा,
बूस्टर्स जो है वो हम 3 डोजेस तक तो रिकमेंड कर ही रहे हैं, हमारे ठीक पास है। इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड रिकमेंडेशंस आ गई हैं। तो वो 6 मंथली इंटरवल पे जैसे आपने कहा 3 बूस्टर्स तक आप लगवा सकते हैं, द मोर द मैरियर। इससे ज़्यादा की